नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखपाल जीके टेस्ट 5। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आपके इन 20 क्वेश्चनों में कम से कम 200 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो अन्य गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? अलिंग गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? अलिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसे हम ऑटोजोम भी बोलते हैं। अगला, यदि यार बात करें इसमें कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आप याद रखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जिसमें यदि यार बात करें कि पुरुष के जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो उनमें गुणसूत्रों में क्या होता है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं तो वो एक्स गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है? वाई गुणसूत्र होता है। पर लेकिन महिलाओं में क्या होता है कि पूरे 23 के 23 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब यदि यार बात करें कि बच्चों के लिंग निर्धारण में किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। बच्चे का लिंग क्या होगा? पुरुष मतलब लड़की होगा या लड़का होगा, या पुरुष के गुणसूत्र पर निर्धारित करता है। और जो मनुष्य होता है तो वो एक लिंगी जीव होता है। आप इसे याद रखेंगे, मनुष्य क्या होता है? एक लिंगी जीव होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिए? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिटमस निम्न से मिलता है। तो लिटमस कहाँ से मिलता है? तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है लिटमस। यदि बात करें लिटमस की, तो लिटमस क्या करता है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है अम्ल का जलीय विलयन। यदि बात करें क्षार का जलीय विलयन, तो जो क्षार का जलीय विलयन होता है तो वो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। और जो क्षार का जलीय विलयन होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप इन्हें याद रखेंगे, ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिए है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो पहली महिला है अनुसेय अंसारी। कौन है? अनुसेय अंसारी थी, जो अंतरिक्ष की प्रथम पर्यटक थी। यदि यार बात करें इससे संबंधित और क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, जैसे अनुसेय अंसारी की बात करें तो ये ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। जो अनुसेय अंसारी हैं ये क्या है? ये ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक है। और इन्हें किस यान से भेजा गया था? तो इन्हें भेजा गया था सोयूज। इन्हें भेजा गया था सोयूज TM9। किससे? सोयूज TM9 यान से इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। और विश्व का यदि यार बात करें कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक याद रखें कि आप डेनिस टीटी। कौन थे? डेनिस टीटी थे, जो विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे। यदि यार बात करें भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे संतोष जॉर्ज। याद रखेंगे आप, संतोष जॉर्ज थे, जो केरल के थे। केरल के थे ये, जो संतोष जॉर्ज भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए? पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है पहला स्थान? पहले स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु पवन ऊर्जा के उत्पादन पर पहले स्थान पर है। यदि यार बात करें कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर पहले स्थान पर कौन है, तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर पहले स्थान पर है ओडिशा। ओडिशा पहले स्थान पर है विद्युत के उत्पादन पे। और यदि बात करें पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है। और यदि यार बात करें कोई भी उत्पादन में आगे अग्रणी राज्य की, तो अभ्रक उत्पादन में कौन सबसे आगे है? तो अभ्रक के उत्पादन में सबसे आगे है झारखंड। याद रखेंगे आप, झारखंड सबसे आगे है अभ्रक उत्पादन में। यदि यार बात करें रबर उत्पादन में, तो रबर उत्पादन में ये सबको पता रहता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा भी जाता है
केरल सबसे आगे रहता है रबर के उत्पादन में। यदि यार बात करें हम टंगस्टन के उत्पादन में, अग्रणी राज्य कौन सा है, तो टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया जाता है। यदि यार बात करेंगे थोरियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो थोरियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर केरल है। कौन है, केरल थोरियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए है, विश्व कप क्रिकेट 2011 का फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ, तो विश्व कप क्रिकेट 2011 का फाइनल मैच कहाँ पे संपन्न हुआ था, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में संपन्न हुआ था, जिसमें से भारत विजय हुआ था 2011 में। यदि यार बात करें और क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चनों की जो पूछे जाते हैं, तो क्रिकेट का जन्म कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में। आप याद रखेंगे क्रिकेट का जन्म कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ था। यदि यार बात करें कि क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 ईस्वी में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था मेलबर्न में। कहाँ पर, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 1877 में सबसे पहले टेस्ट मैच खेला गया था। यदि यार बात करें क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया, वनडे मैच, तो पहला वनडे मैच 1971 में खेला गया था। 1971 में मेलबर्न में ही खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था। आप याद रखेंगे कि जो पहला टेस्ट मैच खेला गया वो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच खेला गया, जो पहला वनडे मैच खेला गया वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में ही खेला गया। पर लेकिन टेस्ट मैच पहला खेला गया था 1877 में और पहला वनडे खेला गया था 1971 में। यदि यार बात करें कि क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ, तो क्रिकेट का पहला विश्व कप हुआ था 1975 में, जहां जो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। कहां पर, इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। 1975 में पहला विश्व कप खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दी है, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है, तो जजीरा किस देश की विमान सेवा है, कुवैत की। कहा कि कुवैत की विमान सेवा है जजीरा एयरवेज। यदि यार और बात करें जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं एयरवेज, कौन कौन से वायुयान सेवाएं कौन कौन से देश की इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं, जैसे गरुड़ पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। तो गरुड़ किस देश की है, तो गरुड़ है इंडोनेशिया की। आप याद रखेंगे इंडोनेशिया की है गरुड़ विमान सेवा। यदि यार बात करें लुफ्तहान्सा कहाँ की है, जर्मनी की है लुफ्तहान्सा, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। यदि यार बात करें कि तारोम कहाँ की है, तारोम पूछा जाता है, ये है रोमानिया की है तारोम वायु सेवा। यदि यार बात करें कि कोपा कहाँ की है, कोपा आप ध्यान से सुनते रहिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। कोपा कहाँ की है, कोपा होती है पनामा की। कहाँ की होती है, पनामा की है। यदि यार बात करें कि सबीना कहाँ की है, तो सबीना है बेल्जियम की। आप याद रखेंगे सबीना कहाँ की है, बेल्जियम की है। ये मैं सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं। यदि यार बात करें जॉट कहाँ की है, जॉट है हमारी युगोस्लोनिया की। कहाँ की, युगोस्लोनिया की है जॉट। यदि यार बात करेंगे पैसिफिक एयरवेज कहाँ की है, पैसिफिक एयरवेज बहुत बार पूछी गई है, वियतनाम की है। कहाँ की है, वियतनाम की है पैसिफिक एयरवेज। यदि यार बात करें कि इरीबिया कहाँ की है, तो इरीबिया है स्पेन की। कहाँ की है, स्पेन की है इरीबिया विमान सेवा। ये पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इन्हें याद रखेंगे। यदि यार आप एक बार में पूरा कवर नहीं कर पाते तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। 2 या 3 बार जब आप देख लेंगे तो 2 या 3 बार देखने के बाद में आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा और सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए, उजाला निम्न में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है, तो उजाला निम्न में से किस अपर्दन का प्रतिफल है, तो किसका होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, भूमिगत जल का। उजाला किसका अपर्दन कारक का प्रतिफल होता है, तो भूमिगत जल का होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस भी वजह से जो भी अपर्दन कारक होते हैं मैं उनको एक सीरियल से बता रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनिए उन्हें, कॉपी और पेन लेके बैठिए, लिखते जाइए। जैसे मैं बताऊं कि जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं भूमिगत जल द्वारा, तो भूमिगत जल से कौन कौन सी बनती हैं। सबसे पहली बात, उत्सुक्त कुआं,
पूछा जाता है उत्सुक्त कुआं किससे बनता है? भूमिगत जल द्वारा। यदि यार बात करें गीजर, गीजर किससे बनता है? गीजर बनता है भूमिगत जल द्वारा। यदि यार बात करें डोलाइन, क्या डोलाइन किससे बनता है? भूमिगत जल द्वारा। यदि यार बात करें लैपीज की, लैपीज किससे बनता है? लैपीज ये भी बनता है भूमिगत जल द्वारा। ये भूमिगत जल द्वारा बनी गई स्थलाकृति है। यदि यार बात करेंगे सागरी जल द्वारा कौन कौन सी बनती है, आप याद रखेंगे सागरी जल द्वारा पूछी जाती है सर्फ। कौन सी बनती है? सर्फ बनती है। और कौन सी बनती है? तंगरिका। कौन सी? तंगरिका बनती है। यदि यार बात करें और कौन सी बनती है तो पुलेन हुड, आप याद करेंगे पुलेन हुड किससे बनती है? सागरी जल द्वारा बनती है। यदि यार बात करेंगे लूप किससे बनती है? लूप भी क्या बनती है? सागरी जल द्वारा बनती है। यदि यार बात करें टोम्बोलो की बात करें तो टोम्बोलो किससे बनती है? टोम्बोलो भी सागरी जल से बनती है। और यदि यार बात करें कि हिमनद द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं तो हिमनद द्वारा आप याद रखेंगे पूछी जाती हैं जो फियार्ड। कौन सी? फियार्ड पूछी जाती है। और कौन सी पूछी जाती है? ड्रमलिन पूछी जाती है। आप याद रखेंगे ड्रमलिन पूछी जाती है। और नुनारक पूछी जाती है। ये किससे बनती हैं तीनों? ये बनती हैं हिमनद द्वारा। यदि यार बात करें पवन द्वारा भी पूछी जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी पूछी जाती है पवन द्वारा? ज्यूगेन। कौन सी? ज्यूगेन पूछी जाती है। और कौन सी पूछी जाती है? इनसेल वर्ग पूछी जाती है। इनसेल वर्ग पूछी जाती है। और कौन सी पूछी जाती है? छत्रक पूछी जाती है। छत्रक किससे बनती है? पवन द्वारा बनती है। और कौन सी? लैगून पूछी जाती है। लैगून किससे बनती है? पवन द्वारा बनती है। और कौन सी पूछी जाती है? लोएस पूछी जाती है। लोएस भी पवन द्वारा बनती है। आप इन्हें याद रखेंगे। एक बार ध्यान से सुनिए, नहीं रहती है एक बार में कवर कर पाते, 2 बार सुनिए, आपका सारा कवर हो जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। और यदि यार बात करें कि समुद्री तरंग द्वारा भी पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं तो समुद्री तरंग द्वारा बनती हैं जो पूछी जाती है लैगून झील। और इसके बाद में स्टैक किससे बनती है? समुद्री तरंग द्वारा बनती है। तो ये सारी स्थलाकृतियां पूछी जाती हैं। आप यदि इन्हें ध्यान रखते हैं तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो कौन से अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, नाइजर में रेल मार्ग नहीं है। नाइजर जो अफ्रीकी देश है वहां पर रेल मार्ग नहीं है। यदि यार बात करें इससे संबंधित और क्वेश्चनों की, रेल के बारे में पूछा गया है तो जैसे बात करें रेल के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विश्व में जो सबसे बड़ा रेलवे का तंत्र है तो वो किस देश में? तो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे का तंत्र है यूएसए के पास। किसके पास है? यूएसए के पास है विश्व में सबसे अधिक। यदि यार बात करें कि भारत में प्रथम रेल कब चली तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1953 को चली थी और डलहौजी के समय में चली थी और मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1953 में डलहौजी के समय में, जिसमें इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की हुई थी और इसे 40 मिनट का समय लगा था। भारत में पहली ट्रेन जब चलाई गई तो डलहौजी के समय में चलाई गई 16 अप्रैल 1953 को। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई और 40 मिनट का समय लगा था। यदि यार बात करें कि द्वितीय रेल कब चलाई गई तो द्वितीय रेल चलाई गई थी 1854 में। 1854 में द्वितीय रेल चलाई गई थी हावड़ा से हुगली के बीच में। कहाँ से? हावड़ा से हुगली के बीच में द्वितीय ट्रेन 1854 में चलाई गई थी। यदि यार बात करें कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। आप याद रखेंगे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। अब भारतीय रेल में वर्तमान में कितने जोन हैं बात करें यदि यार तो 21 जोन है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिए? निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अशोक के इबादत खाने में बुलाया गया था तो किसे बुलाया गया था? पुरुषोत्तम को। पुरुषोत्तम को बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, पुरुषोत्तम को बुलाया गया था। यदि यार बात करें इससे संबंधित और अन्य क्वेश्चनों की, अकबर से संबंधित अन्य क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में
पूछे जाते हैं। तो अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। आप इसे याद रखेंगे, किसे? हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, किसने? अकबर ने। यदि यार बात करें अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी थी, तो कंठमरण वाणी विलास की। किसकी? किसे दी थी? तानसेन को। तानसेन को किसकी उपाधि दी थी अकबर ने? कंठमरण वाणी विलास की। कंठमरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को। यदि यार बात करें कि अकबर ने बीरबल को किसकी उपाधि दी थी, बीरबल को उपाधि दी थी, बीरबल को कहा था उन्होंने कवि प्रिय एवं नरहरि को महाप्राण। क्या कहा था? बीरबल को कहा था कवि प्रिय और नरहरि को क्या कहा था? महापात्र। महापात्र, महापात्र कहा था हरि नरहरि को। और यदि यार बात करें कि अकबर ने अबुल समद को किसकी उपाधि दी थी, तो अब्दुल समद को उन्होंने कहा था सीरी कलम। सीरी कलम की उपाधि दी थी, सीरी कलम की। यदि यार बात करें कि अकबर ने मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसकी उपाधि दी थी, तो जड़ी कमल की। किसकी? जड़ी कमल की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। आप इन्हें याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यदि यार बात करें कि जो अकबर का काल था तो उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ किश्तवाड़ शहर। आप याद रखेंगे, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं नदी के किनारे बसे हुए शहर, मैं बता रहा हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुनते जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते जाइए। जैसे कौन सा पूछा जाता है? फिरोजपुर। फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो फिरोजपुर किस किनारे के, किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है फिरोजपुर। यदि यार बात करें लखनऊ की, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। आप याद रखेंगे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। यदि यार बात करें बरेली की, बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बरेली बसा है रामगंगा नदी के किनारे। किसके? रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बरेली। यदि यार बात करें कोटा, कोटा किस नदी के किनारे, तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा। आप याद रखेंगे। यदि यार बात करें उज्जैन की, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। यदि यार बात करें हम डिब्रूगढ़, पूछा जाता है डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है, तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ डिब्रूगढ़। यदि यार बात करें दिल्ली, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ दिल्ली। दिल्ली बसा यमुना नदी के किनारे। यदि यार बात करें अयोध्या की, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ? सरयू नदी के, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। यदि यार बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि यार बात करें नासिक की, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक। तो ये इंपॉर्टेंट शहर हैं जो पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? अष्टांग मार्ग का अनुसरण। क्या है? अष्टांग मार्ग का अनुसरण। यदि यार बात करें और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे, आप उन्हें याद रखेंगे, पूछे जाते हैं कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकर। यदि यार बात करें 83वें तीर्थकर कौन थे? 83वें, तो पार्श्वनाथ थे 83वें तीर्थकर, पार्श्वनाथ थे। यदि यार बात करें कि 24वें और अंतिम जिन्हें कहा जाता है 24वें, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर थे 24वें और अंतिम तीर्थकर। यदि यार बात करें कि जैन धर्म में क्या है कि ईश्वर की मान्यता नहीं है, आप याद रखेंगे, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं दी गई है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी गई है, आप इसे याद रखेंगे। किसकी मान्यता दी गई है? आत्मा की मान्यता दी गई है
पर लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं दी गई। महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। आप इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है किस भाषा में? प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर क्या थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। यदि यार बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अब बौद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। आप याद रखेंगे किस भाषा में? पाली भाषा में बौद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। और महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। और बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, मतलब कि एशिया का ज्योतिपुंज या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? बुद्ध जी को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है किसे? बुद्ध जी को। और अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। दोनों में क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिए? कार्बोरंडम है, तो कार्बोरंडम का दूसरा नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है कार्बोरंडम का? तो कार्बोरंडम किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है कार्बोरंडम। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आप उन्हें याद रखेंगे। मैं बता रहा हूँ, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला कशिश। क्या कहा जाता है? नीला कशिश। नीला कशिश किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। यदि यार बात करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? खाने का सोडा। क्या कहा जाता है? खाने का सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। यदि यार बात करें कि सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है धावन सोडा या धोने का सोडा। धावन सोडा क्या किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को। यदि यार बात करें सोडियम सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम सल्फेट को जाना जाता है ग्लोबल लवण के नाम से। ग्लोबल लवण के नाम से जाना जाता है सोडियम सल्फेट को। यदि यार बात करें कि सोडियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? तो साधारण नमक किसे कहा जाता है? साधारण नमक कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को। यदि यार बात करें कि फेरस सल्फेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा कशिश, हरा कशिश को कहा जाता है फेरस सल्फेट। यदि यार बात करें कि कैल्शियम सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट को जाना जाता है जिप्सम के नाम से। किसे? जिप्सम के नाम से जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिए हुए? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण की अवधि में होते हैं। तो कितने वो माह की अवधि में होते हैं? 6 माह की अवधि में हो जाते हैं। खाली स्थान पर क्या आएगा? 6 माह आएगा। यदि यार बात करें कि इससे संबंधित और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित, तो 73वां संविधान संशोधन सबसे पहली बात तो 1992 में हुआ। आप याद रखेंगे 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज से संबंधित संशोधन किए गए। इसके द्वारा क्या हुआ कि संविधान में भाग 9 आप याद रखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ भाग 9 अनुच्छेद 243 जिसे का से ड़ा तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया, ठीक। और इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। कैसा? त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। और बात करें कि महिलाओं के लिए क्या किया गया? आरक्षण दिया गया। कितना? 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और राज्य की संचित निधि से संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिए है? दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी,
तो पहली बार टेली फिल्म कौन सी दिखाई गई थी? दूरदर्शन पर सदगति। कौन सी? सदगति दिखाई गई थी। अब बात करें यदि यार दूरदर्शन से संबंधित क्वेश्चनों की कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दूरदर्शन से पूछे जाते हैं। तो दूरदर्शन पर पहली टेली फिल्म सदगति कब दिखाई गई थी? आप याद रखेंगे इसे 13 अप्रैल 1987 को दिखाई गई थी। 1987 को दिखाई गई थी कौन सी? सदगति टेली दूरदर्शन पर पहली टेली फिल्म। और इसके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे सत्यजीत राय। आप याद रखेंगे सत्यजीत राय इसके निर्देशक थे। यदि यार बात करें कि प्रथम स्वदेशी फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र थी, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। अब पहले याद रखेंगे प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र थी। और इसका निर्माण किसने किया था? इसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के इसके निर्माता थे। यदि यार बात करें राजा हरिश्चंद्र निर्मित कब हुई? तो ये 1912 में निर्मित हुई थी। राजा हरिश्चंद्र 1912 में निर्मित हुई और 3 मई 1913 को 3 मई 1913 को ये प्रदर्शित की गई। 3 मई 1913 को प्रदर्शित की गई। और यदि यार बात करें कि भारत की प्रथम सवाक फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम सवाक फिल्म थी आलम आरा। कौन सी? आलम आरा। आलम आरा भारत की प्रथम सवाक फिल्म थी। और आलम आरा का प्रदर्शन कब किया गया था? तो ये 14 मार्च 1932 को किया गया था आलम आरा का प्रदर्शन। यदि यार बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? मिर्जा गालिब। आप याद रखेंगे कौन सी थी? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब 1954 में। मिर्जा गालिब 1954 में। यदि यार बात करें कि सिनेमा स्कोप में बनी देश की पहली फिल्म कागज के फूल है। कौन है? कागज के फूल है। आप इसे याद रखेंगे, जो 1959 में बनी। और इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता थे गुरुदत्त। कौन थे? गुरुदत्त इसके निर्माता थे। आप इसे याद रखेंगे। यदि यार बात करें कि भारत रत्न से सम्मानित, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम और एकमात्र, पहले और सिर्फ एकमात्र व्यक्ति कौन है? सत्यजीत राय। केवल सत्यजीत राय ही एक ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म जगत के व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इसके बाद किसी को सम्मानित नहीं किया गया फिल्म जगत के किसी भी व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिए? चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। अब यदि बात करें शेरशाह सूरी के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने क्या किया? 1940 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया। और हुमायूं को हरा करके उसने क्या की? सूरी वंश की स्थापना की। कब? 1940 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा करके सूरी वंश की स्थापना की। किसने? शेरशाह सूरी ने। अब यदि ये बात करें और कि शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह ने भूमि की माप के लिए, आप याद रखेंगे, पूछा जाता है 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया। क्या? 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया। अब यदि यार बात करें और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह ने की। कौन कौन से? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी ने की। यदि यार बात करें कि डाकघर का प्रचलन किसने किया, तो डाकघर का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया था। और यदि यार बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड की इन्होंने मरम्मत कराई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड कौन सा? NH2 और NH1 को मिला के जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहा जाता है, उसकी मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाई थी। और रोहतास किला, रोहतासगढ़ का जो किला है, रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोयना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह ने कराया था। रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोयना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। आप याद रखेंगे कहाँ पर है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था
तो घाघरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के बीच में। किसे? बाबर एवं महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। और बाबर से संबंधित क्वेश्चन जो युद्ध पूछे जाते हैं कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध किया किसने? बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध में कब हुआ? आप याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। क्या हुआ? बाबर विजय हुआ। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। और यदि बात करें बाबर के द्वितीय युद्ध, तो खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को बाबर ने क्या किया? खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें किसके किसके बीच में हुआ? बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हो गया। बाबर विजय हो गए। अब इसके बाद में बाबर ने और कौन सा युद्ध लड़ा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध लड़ा बाबर ने। कब लड़ा? 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा, और जिसमें किसके किसके बीच में युद्ध हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। और बात करें कि ये जो घाघरा युद्ध हुआ, तो घाघरा युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था घाघरा युद्ध, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? सबसे पहले लगाया फिरोज तुगलक ने। सबसे पहले फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। अब फिरोज तुगलक ने क्या किया? फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटा दिया था और केवल 4 कर लेना उसने शुरू किया। क्या किया? फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटा करके सिर्फ 4 कर लेना शुरू किया। कौन कौन से? खराज। खराज लेता था। खराज जिसे क्या कहा जाता था? लगान। जिसे लगान कहा जाता है, खराज लेता था। और इसके बाद में खुम्स लेता था। कौन सा? खुम्स। खुम्स का मतलब क्या है? युद्ध में लूट का धन। युद्ध में लूट का धन को क्या कहा जाता था? खुम्स कहा जाता था। और कौन सा लेता था? जजिया कर लेता था। और इसके बाद में जकात लेता था। ये सिर्फ 4 कर लेने लगा और 24 क्या किए? कष्टदायक करों को इन्होंने लेना बंद कर दिया। और बात करें फिरोज तुगलक ने, तो फिरोज तुगलक ने क्या किया? अनाथ महिलाओं, मतलब अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए इसने क्या किया? दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी, मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं एवं लड़कियों के लिए सहायता के लिए। और इसने क्या किया? दासों के लिए, मतलब दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। क्या? दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी गुलामों की देखभाल के लिए। और इसने क्या किया? फिरोज तुगलक ने सैन्य विभाग को, सैन्य पदों को क्या किया? इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था। वंशानुगत कर दिया था फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को। और बात करें यदि फिरोज तुगलक की आत्मकथा कौन सी है, तो आप याद रखेंगे फैतुआत ए फिरोज शाही। फैतुआत ए फिरोज शाही इनकी आत्मकथा का नाम है, फिरोज तुगलक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष माना जाता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अब योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना सबसे पहले कब हुई? आप याद रखेंगे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। और को ये क्या किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको प्रस्तावित कर दिया था। अब इसके बाद में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। और योजना आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? योजना आयोग का योजनाएं तैयार करना। मुख्य कार्य क्या होता है? योजनाएं तैयार करना। अब इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। आप इसे याद रखेंगे, उन्हें कभी भी नियुक्त किया जा सकता है
और कभी भी हटाया भी जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसमें कोई भी उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अब क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिए, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बनाया गया था, 36वें संविधान संशोधन में। 36वें संविधान संशोधन में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, 36वें संविधान संशोधन 1975 में क्या किया गया, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ये 22वां राज्य बना हुआ था। यदि यार बात करें भारत के अन्य राज्यों का कब निर्माण हुए, तो कब निर्माण हुआ, आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। यदि यार बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश कब राज्य बना था, 1953 में। 1953 में बना आंध्र प्रदेश राज्य, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और इसके बाद में बात करें यदि यार महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र कब बना, महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का बना था। यदि यार बात करें गुजरात की, तो गुजरात कब बना था, गुजरात बना था 1 मई 1960 को। ये भी क्या हुआ, 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग कर दिए गए, जो पहले बम्बई के नाम से जाने जाते थे। पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बम्बई के नाम से जाने जाते थे, उन्हें अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। अब इसके बाद में बात करें यदि नागालैंड की, नागालैंड कब अलग हुआ था, तो नागालैंड अलग हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अलग हुआ था। बात करें यदि यार हरियाणा कब बना, तो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ। यदि यार बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश कब बना था, 26 जनवरी 1971 को। 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बनाया गया। यदि यार बात करें, ये आप याद रखेंगे, जो मेघालय है और मणिपुर है और त्रिपुरा है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य 26 जनवरी 1972 को 26 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों राज्यों को एक साथ 26 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यदि बात करें और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, ये 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बात करें यदि यार गोवा की, गोवा कब बना था, तो गोवा बनाया गया था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बात करें यदि यार छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ कब बना, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और बात करें यदि यार उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात करें यदि यार झारखंड की, झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना कब बना, तो ये बना 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। और इसकी आकृति पूछी गई है कई बार कि प्रशांत महासागर किस आकृति का है, तो प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है, आप याद रखेंगे। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति है। और विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जिसे मेरियाना गर्त, सबसे गहरा स्थान कौन सा, मेरियाना गर्त कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में ही
है और जिसकी गहराई कितनी है, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। 11,033 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरा है मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में ही है। अब ये रहे 20 क्वेश्चन, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन आपके तैयार कराए गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उसे प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।